जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 17 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को हुइटले अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है नागालैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाई नुक्लुफोम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए थोड़ा सा पहले हम लोग इस हुइटले पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हुइटले अवार्ड होता है यूके की एक संस्था है जिसका नाम है हुइटले फंड फॉर नेचर। इसके द्वारा शुरू किया गया था 1993 में। और इस पुरस्कार को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। जो भी यहाँ पर विजेता होते हैं उनको 4000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं वाई नुक्लुफोम की। तो नागालैंड में एक चर्च है, उसके ये वर्तमान में कर्मचारी हैं और अमूल फार्गन नाम की जो चिड़िया होती है उसके संरक्षण के लिए इनके द्वारा एक बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर का निर्माण किया गया था और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। वैसे यहाँ पर एक हुइटली गोल्ड अवार्ड भी दिया जाता है जो कि केन्या के पौला कोहुम्बू को मिला है। तो ये आपके भारत के हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। इनके साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी ये पुरस्कार मिला है। कौन है? तो लूसी केम्प ये साउथ अफ्रीका के हैं, पेड्रो फ्रुएट ब्राजील के हैं, किनी रोएस्लर अर्जेंटीना के हैं, इरोरो तांसी नाइजीरिया के हैं और सैमी सफारी ये हैं केन्या के। तो कई बार ऑप्शन में आपको इस प्रकार की चीज़ें भी दी जाती हैं, तो अच्छे से इनका नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब फॉलो अगर आप लोग करेंगे तो आपको इससे फायदा क्या होगा, डेली यहां पर 3:30 बजे मेरी ग्रुप डी की एक क्लास होती है रेलवे कैटेगरी में। तो अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होती है। इसमें हम लोग जो आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 2020-21 के जो आपके करंट अफेयर हैं, बेसिकली वे प्रश्न जो कि आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी भी प्रकार की परीक्षा की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे प्लस कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और ये जो सारे प्लस कोर्सेज हैं इनमें आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और इनकी मदद से आप अपने एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर पेड करना हो तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस भी देखते हैं तो उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया वायुगेन 30 किस प्रकार का सैटेलाइट है। तो अभी इसको चीन ने लॉन्च किया है और ये हमारा एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो अभी चाइना के द्वारा इनका जो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट है उसकी सहायता से इन्होंने कुल मिलाकर के 8 याओगेन 30 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से रॉकेट की सहायता से चाइना के द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि चाइना जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है उसके लिए इन्होंने कोर मॉड्यूल भेजा था। किससे भेजा था? तो रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5B-Y2 और ये जो रॉकेट है वह अनियंत्रित हो गया और उसके बाद में ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है ये न्यूयॉर्क में गिर जाए या फिर दुनिया के किसी अन्य देश में गिर जाए। लेकिन फाइनली ये जा करके कहां पर गिरा था? हिंद महासागर में मालदीव के पास में। तो ये भी आपको याद रखना है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि इनकी स्पेस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने वर्ष 2020 में हमारे देश को कुल मिलाकर के $3.92 बिलियन का ऋण दिया है। तो ये ऋण दिया है एशियाई विकास बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के 13 प्रोजेक्ट के लिए हमारे देश को ADB के द्वारा सिर्फ 2020 में
सॉरी डॉलर 3.92 बिलियन डॉलर का ऋण दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम कब से एशियाई विकास बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो 1986 से हम लोग इनसे ऋण ले रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा ऋण है, यानी कि इतना बड़ा ऋण हमने कभी भी एशियाई विकास बैंक से नहीं लिया था। एडीबी की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। जापान के मसात्सुगु असाकावा जो कि इसके अध्यक्ष हैं, और पिछले साल जो हमारे चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, ये इसके उपाध्यक्ष भी बने थे। सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 68। ध्यान रखिएगा, एशिया के बाहर के भी कुछ देश हैं जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित शहर कौन सा है? तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, उसका नाम है जकार्ता। तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब यूके की एक संस्था है जिसका नाम है वेरिस्क मैपल क्राफ्ट। तो अभी इसके द्वारा दुनिया के जो 100 सबसे ज्यादा पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित देश हैं, उनकी सिटी हैं, उनकी एक सूची को यहाँ पर जारी किया गया। तो हमारे देश के कुल मिलाकर के 43 शहर ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल हैं। चाइना की बात करते हैं तो इसके 37 शहर हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो आपके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, पहले स्थान पे है। हमारे देश की राजधानी दूसरे स्थान पे है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, ये इसमें रही है तीसरे स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर कौन सा है, तो वो है स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात तौक्ते का जो नामकरण है ये किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका जो नामकरण है वो किया है म्यांमार देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अरेबियन सागर में इस साइक्लोन की उत्पत्ति हुई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल केरल के पास में, लक्षद्वीप के पास इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में इसका जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है। और हमारे देश के जो गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, गोवा हैं, ये सारे राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक नए साइक्लोन की सूची जारी की गई थी, और इस सूची में ये बताया गया था कि अगर आपके उत्तरी हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता है तो उसका जो नामकरण है वह 13 देशों के द्वारा किया जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर उन 13 देशों के नाम है, तो एक बार जरा आप इनके बारे में जान लीजिए। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और आपका है यमन। तो यहाँ पर जो भी आपके चक्रवात आते हैं उनका जो नामकरण है इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। देखिए, जैसे पिछले साल आपका निसर्ग आया था तो बांग्लादेश ने नामकरण किया था, उसी प्रकार से जब गति आया था तो इंडिया ने नामकरण किया था। फिर आता है निवार, तो इसका नामकरण ईरान ने किया था। मालदीव के द्वारा वुरेई का नामकरण किया गया था। अभी जो आया है ये जो है तौक्ते, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। इसके बाद में जो अगला चक्रवात आएगा, ध्यान रखिएगा, उसका नाम होगा याओस। ठीक है, यौस इसका नाम होगा, और ये नामकरण किया जाएगा ओमान से। तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं कि आगे आने वाले जो चक्रवात होंगे उनका नामकरण किस देश के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एक्सियोम स्पेस ने किस स्पेस एजेंसी के साथ पहले निजी एस्ट्रोनॉट मिशन एक्सियोम मिशन 1 के लिए समझौता किया है? के साथ नहीं, के लिए यहां पर समझौता किया है। तो यहां पर यह समझौता हुआ है नासा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले साल नासा के द्वारा स्पेसएक्स के साथ में भी इसी प्रकार का समझौता किया गया था, और उस समझौते के अंतर्गत क्रू 1 मिशन लॉन्च किया था स्पेसएक्स ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से। तो अब यह समझौता जो है वह नासा के द्वारा एक्सियोम स्पेस के साथ में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब यह मिशन होगा क्या? आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जो कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो इनके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित किया गया था। और अभी ये जो समझौता हुआ है इसके अंतर्गत 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिनको नासा अगले साल भेजेगा स्पेस में, और उसी के लिए ये जो समझौता है वह एक्सियोम के साथ में अभी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा,
4 इसमें टोटल मेंबर होंगे। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि समझौता किसके साथ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस बैंक के द्वारा सोने में निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बस ध्यान रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक था। जनवरी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। एमडी और सीईओ कौन है? तो अनुव्रत विश्वास इसके एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य के किसानों को पहली बार पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसे भेजे गए? तो दीदी वाला जो राज्य है इसको पहली बार पैसा मिल गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। पीएम किसान योजना के बारे में आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी के द्वारा वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना का इतना ज्यादा असर हुआ था कि 2019 में जो आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें लोगों ने भर भर के वोट दिया था मोदी गवर्नमेंट को, और उसी के कारण एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट यहां पर सरकार बना पाई थी। तो बात करते हैं यहां पर इस योजना की, तो अभी इसकी जो 8वीं किस्त है उसको जारी किया गया है। तो पश्चिम बंगाल पहली बार इसमें शामिल हो रहा है और कुल मिलाकर के यहाँ के 7 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, जो आपके CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसमें कई बार ये पूछा गया था कि योजना के अंतर्गत रुपए कितने दिए जाते हैं, क्योंकि रुपया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टोटल एक साल में 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अभी इसकी 8वीं किस्त पीएम के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आरबीआई ने किस बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 की जो सेकंड शेड्यूल है उससे बाहर कर दिया है? तो इस बैंक का नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। क्या नाम है? लक्ष्मी विलास बैंक इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल नवंबर 2020 की बात है, जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसके ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा, पता होगा आप सभी को। और उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी गई थी कि जिनका भी इस बैंक में अकाउंट है वह मैक्सिमम 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। और उसके बाद में कुछ ही समय बाद आरबीआई ने यह भी घोषणा कर दी कि जो सिंगापुर का डीबीएस बैंक है उसमें इसका विलय कर दिया जाएगा। तो अब फाइनली जाकर के आरबीआई के द्वारा यहाँ पर इसको सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की, तो मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और इसके वर्तमान में प्रशासक हैं टीएन मनोहरन। अगला प्रश्न है, मई 2021 में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहां पर पहला राज्य बन गया है असम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो प्रणाली है उसको असम की जो आपदा प्रबंधन एजेंसी है उसके द्वारा यूनिसेफ के साथ में मिलकर के विकसित किया गया है। और असम में अगर किसी भी प्रकार की बाढ़ जैसी समस्या होती है तो उसका ये रियल टाइम पता लगा सकेगा, यानी कि तुरंत इसके बारे में जानकारी असम की सरकार को मिल जाएगी। असम की बात करते हैं तो राजधानी दिसपुर में है। अभी इसके 15वें नंबर के सीएम बने हैं, नाम है इनका हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल संडे था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज नहीं थी, जो भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने सिर्फ डिस्कस किया है। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर यहाँ पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अभी फरवरी में अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है विजय संपला। तो बीजेपी पार्टी के ये नेता हैं। ये आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके भी नए अध्यक्ष आपके फरवरी में ही बने थे, इनका नाम है यहाँ पर हर्ष चौहान। क्या नाम है? इनका नाम है हर्ष चौहान। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके एससी के लिए है और ये आपके है एसटी के लिए। अब दोनों की बात हुई है तो आइए ओबीसी वाले के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये हो गए आपके ओबीसी के। उसके बाद में मैंने पूछा था कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल चंद पंत। क्या नाम है? जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रफुल्ल चंद पंत हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। आई होप सभी लोगों ने इसका उत्तर कम से कम दिया होगा। अगर कमेंट में नहीं लिख पाए होंगे तो आपने इसको रिवाइज जरूर किया होगा। आइए अब आज के वीडियो से प्रश्न जान लेते हैं। भारत के किस राज्य की पहली महिला
भारत के किसी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? दूसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? और पांचवा प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ सभी लोगों के साथ में शेयर करिए। और मैं इस बार आपको ये गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर की जो क्लासेज होगी ये कभी भी बंद नहीं होगी, किसी भी कीमत पर ये क्लासेज नहीं बंद होगी, चाहे व्यू आए या फिर ना आए। यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास आपको लगातार मिला करेगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।